नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं। हमने टारगेट बनाया हुआ है EMRS और DSSS TGT PGT हिंदी को। EMRS और DSSS TGT PGT हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम अपने टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का टॉपिक होगा हमारा पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग से, जो कि NTA NET। अब दिसंबर में NTA NET की भी डेट आ चुकी है और इसकी भी आप लोगों को तैयारी करनी ही होगी। जिस भी बच्चे ने NTA NET से संबंधित फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए आज की क्लास अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। क्योंकि कारण क्या है ये रेवा तट को कराने का, क्योंकि EMRS के अकॉर्डिंग तो हमने जैसे आदिकाल को हमने लिया था DSSS और EMRS के पाठ्यक्रम को देखते हुए, जैसे आदिकाल की समय सीमा, नामकरण, प्रवृत्तियाँ और उसके बाद आदिकालीन साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इनको हमने कंप्लीट कर लिया था। और जैसे EMRS के जब हमने पाठ्यक्रम को देखा उसके अंतर्गत आदिकाल के अंदर चंद बरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति को नाम के साथ अलग से इंक्लूड किया हुआ है कवियों को। तो हमने EMRS PGT हिंदी के अनुसार चंद बरदाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए थे। एक क्लास हमने चंद बरदाई से संबंधित भी कंप्लीट कर ली थी। और इसी तरह DSSS की अगर हम बात करें तो DSSS का अपना कोई पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा UGC NET को फॉलो किया है। UGC NET को हमेशा इन्होंने फॉलो किया है। इन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। जहाँ तक मैंने पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर को देखा है और उनको एनालिसिस किया है, तो अब हम UGC NET के बदलते हुए पैटर्न को भी DSSS के अकॉर्डिंग हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कुल 10 या 20% पाठ्यक्रम ऐसा है जो अलग से नया इंक्लूड किया हुआ है, जैसे कि आदिकाल के अंतर्गत रेवा तट, अमीर खुसरो के पद, विद्यापति के पद। इस तरह इन नेट के अकॉर्डिंग भी हम अपने पाठ्यक्रम को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि ये हमें नेट के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को करना अति महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि DSSS का कोई भरोसा नहीं है किस तरह पर प्रश्न पत्र बना दे और किस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछ ले। अगर नेट के बदलते हुए पैटर्न के आधार पर DSSS ने अगर प्रश्न पूछ लिए तो हमारी तैयारी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चली हुई है, पुराने पाठ्यक्रम के साथ भी और नए पाठ्यक्रम के साथ भी। तो आज की क्लास हमारी DSSS TGT PGT हिंदी और NTA NET के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग का कथानक देख लेते हैं। पहले इसकी कथानक समझ लेते हैं, फिर हम व्याख्या भी पद भी कर लेंगे। कथानक के अंतर्गत हम स्टोरी समझ में आ जाएगी। अगर परीक्षा में हमने अगर ये इस कथा का सार का नहीं पता होगा कि इसके अंतर्गत क्या है, तो वे प्रश्न पूछेंगे। तो अगर आसान प्रश्न भी होगा तो भी हम आंसर नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कथानक को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट है वो पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। कुल सर्गों की संख्या मैंने बताई थी पृथ्वीराज रासो में 69, यानी 69 सर्गों की संख्या है पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत। जो रेवा तट है वो इनका 27वां सर्ग है पृथ्वीराज रासो का। इसमें किन किसका लड़ाई का वर्णन है? 2 योद्धाओं के युद्धों का वर्णन दिया गया है पृथ्वीराज रासो के ये रेवा तट में। एक तो पृथ्वीराज चौहान का, एक शहाबुद्दीन मोहम्मद का। इन 2 योद्धाओं का इसमें वर्णन है लड़ाई का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब देवगिरी को जीतकर पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चामंड राय दाहिम, सेनापति का नाम याद रखना आपको, चामंड राय दाहिम, क्योंकि एक परीक्षा में मैंने देखा पिछले प्रश्न पत्र में तो पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का क्या नाम है। उसके अंतर्गत चंद बरदाई को भी दिया हुआ है। तो चंद बरदाई उसका कवि, दरबारी कवि और मित्र रहा है। बाद में सेनापति बना दिया गया था, लेकिन उस समय जब लड़ाई के समय चामंड राय ही सेनापति था पृथ्वीराज चौहान का, तो इसलिए इसका नाम ध्यान रखना है।
जब देवगिरी को जीतकर पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चामंडराय दाहिम दिल्ली आया, तब कवियों ने महाराज का यशोगान किया। उनके सेनापति जीत कर आए थे देवगिरी को, तब कवियों ने महाराज का यशोगान किया। फिर चामंडराय ने महाराज पृथ्वीराज को रेवा अथवा नर्मदा नदी के तट पर जाकर शिकार खेलने के लिए प्रेरित किया और कहा, सबसे पहले ये आप ये चीज़ें देखो कि रेवा जो है, रेवा तट है, वो किस तट को कहा गया है? नर्मदा तट, नर्मदा नदी के तट को। परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो रेवा तट है वो किस नदी से संबंधित है, किस और अन्य नाम क्या है? तो नर्मदा नदी तट भी रेवा तट का ही नाम है या इससे ही संबंधित है। तो वहाँ जाकर शिकार खेलने के लिए प्रेरित किया। पहले के जो राजा महाराजा होते थे वे शिकार खेलते थे और वहाँ पर क्या क्या बताया उन्होंने? शिकार को एक मनोरंजन का साधन मानते थे। वह देवगिरी को जीत कर आया तो सभी प्रसन्न थे, तो इसलिए वहाँ से आकर के वहाँ जब उन्होंने रेवा तट को देखा, नर्मदा नदी के तट को, कि इन्होंने चामंडराय दाहिम ने, तो वहाँ पर जहाँ उसका वातावरण आकर के वो पृथ्वीराज चौहान के सामने उसका वर्णन किया कि वहाँ पर क्या है। जिस हाथी के माथे पर भगवान शिव ने तिलक लगाया था और उसका नाम ऐरावत था, ऐरावत रख कर इंद्र को सवारी के लिए दिया था, उस हाथी के पराक्रम से खुश होकर उमा माता ने उसे एक हथनी प्रदान की थी। हाथी के इस जोड़े की ही संतान रेवा नदी के तट पर फल फूल रही है। उन्होंने बताया सेनापति ने महाराज को कि जो एक हाथी को भगवान शिव ने और उमा देवी ने, उमा माता ने आशीर्वाद के रूप में हथनी प्रदान की थी और उन्हीं के जो उनसे ही जो प्रदान हाथी, अन्य हाथी हुए, वही सभी रेवा तट नदी के पर फल फूल रहे हैं। यानी कि ऐरावत नाम का हाथी है। ऐरावत नाम का उस हाथी का क्या नाम था जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तिलक लगाया था शिव ने, तो उसका नाम था ऐरावत। और एक पॉइंट और रह गया भाई, इसमें जो रेवा नदी के तट पर जो हाथी, जहाँ पर वे हाथी रहते थे, वहाँ पर एक कुटिया में एक ऋषि भी रहते थे, उनका नाम था पालकव्य नामक एक ऋषि रहते थे। और वे माना जाता है कि पालकव्य जो ऋषि थे वे भी एक हथनी से ही जन्म लिया था उन्होंने, तो वे हाथियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो पूछ लेते हैं कई बार ऋषि का नाम क्या है, हाथी का नाम क्या है, तो इसलिए बिल्कुल एक एक तथ्य को बारीकी से समझते हुए चलना है। अगर आप बुक से इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने मुख्य मुख्य पॉइंटों को बिल्कुल अपनी सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि समझ भी आ जाए और एक एक नाम हमें याद भी रह जाए। वहाँ पर 4 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। कितने प्रकार के हाथी पाए जाते हैं वहाँ पर? 4 प्रकार के रेवा तटी नद पर। अपने मित्र और दरबारी कवि चंद बरदाई ने मंत्रणा करके और कुछ शंकाओं का समाधान करके पृथ्वीराज रेवा तट की ओर प्रस्थान करते हैं। पृथ्वीराज चौहान रेवा तट की ओर आखेट के लिए यानी कि शिकार के लिए वहाँ पर प्रस्थान करते हैं। किससे बातचीत करके? अपने मित्र चंद्र बरदाई से सलाह ले करके, उससे बातचीत करके अपनी सभी शंकाओं को दूर करके कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कितने प्रकार के आती है? 4 प्रकार के। तो रेवा तट पर ही चौहान को लाहौर के शासक चंद पुंडरीक, लाहौर का एक शासक है चंद पुंडरीक का पत्र मिला जिसमें लिखा था कि गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार कर ली है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक सेना तैयार करी है। ये किसने बताया? चंद पुंडरीक एक लाहौर के शासक हुए हैं, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पत्र के माध्यम से ये बात बताई।
पुंडरीक का पत्र पढ़कर चौहान लाहौर की तरफ बढ़ गए। पृथ्वीराज चौहान लाहौर की तरफ जाने लग गए उनका पत्र पढ़ करके। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सभी सामंतों से मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का आह्वान किया, यानी कि सभी सामंतों से उन्होंने युद्ध में शामिल होने के लिए कहा अपनी तरफ से। बढ़ते हैं आगे। चंद पुंडरीक ने गौरी को रोकने के लिए लाहौर में अपनी सेना तैयार की। चंद पुंडरीक ने लाहौर में ही अपनी एक सेना तैयार कर ली थी, लेकिन पुंडरीक को गौरी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। पुंडरीक मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए और हार करके उन्होंने अपने आप को उनके सामने समर्पित कर दिया। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद चौहान के दूतों ने क्या बताया कि गौरी का सेनापति तातर मारूफ खां किन का सेनापति है? गौरी का, शहाबुद्दीन गौरी का। और मैंने पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का क्या नाम बताया था? उसका नाम बताया था चामंडराय दाहिम। तो दोनों के सेनापतियों का नाम याद रखना आपको। गौरी के सेनापति का क्या नाम है और पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का क्या नाम है? तो तातार मारूफ खां लाहौर में केवल 5 कोस की दूरी पर था। उनके जो चौहान के दूतों ने बताया उनको कि उनका सेनापति, गौरी का सेनापति केवल 5 कोस की दूरी पर ही था। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान क्रोधित हो गए और मोहम्मद गौरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने स्वयं मोहम्मद गौरी की सेना पर आक्रमण कर दिया। 4 दिन तक युद्ध चलता रहा। ये पूछ सकते हैं कि कितने दिनों तक युद्ध चलता रहा? 4 दिनों तक। चौथे दिन, जब चौथा दिन आया तो एक योद्धा गुज्जर रघुवंशी राम ने गौरी को कैद में कर लिया। एक योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान की ही सेना के अंदर। कौन? गुज्जर रघुवंशी राम। तो गुज्जर रघुवंशी राम ने किनको पकड़ लिया था? मोहम्मद गौरी को पकड़ करके कैद कर लिया। किन्होंने? गुज्जर रघुवंशी राम ने। कि इस बात पर मैं इसलिए बल दे रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि मोहम्मद गौरी को किन्होंने कैद किया। अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। पृथ्वीराज चौहान का भी नाम होगा ऑप्शन में, तो आपको लगेगा पृथ्वीराज चौहान ने ही उनको पकड़कर कैद कर लिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान या चंद बरदाई या उनके सेनापति ने उनको नहीं पकड़ा था। पकड़ा किसने? एक योद्धा गुज्जर रघुवंशी राय, जो कि पृथ्वीराज चौहान की ही सेना में एक सेना नायक थे। इसके बाद ही उसे दिल्ली लाया गया। 1 माह 3 दिन तक वह चौहान की कैद में रहा। उसके बाद वे पकड़ करके कहाँ पर ले आए? दिल्ली में। और कितने दिन तक कैद में रखा? 1 माह 3 दिन कैद में रखा। फिर अंत में 9000 घोड़े, 700 ऐराकी घोड़े, 8 सफ़ेद हाथी, 20 डली हुई ढालें, गजमुक्ता और अनेक मणि के लेकर पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी धूमधाम से मोहम्मद गौरी को गजनी को भेज देते हैं। यानी कि गजनी को फिर दे देते हैं। किसे? मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान इतना धन लेकर के। यही थी हमारी रेवा तट का कथानक, यही थी इसकी कहानी। इसी तरह हम अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए समझते हुए चलेंगे। नहीं, जल्दबाजी भी नहीं करनी है हमें और चीज़ों को छोड़ना भी नहीं है। और हाँ, थोड़ी सी लंबी क्लास रखनी पड़ेगी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अगर किसी भी तरह आपको क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो कि हमें इस टॉपिक पर हमें क्लास चाहिए मैम, हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है। हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित आप कहीं से भी कुछ भी बोलोगे कि मैम हमें इस तरह क्लास चाहिए या ये चीज़ हमें करनी है, या किसी भी प्रकार का हिंदी से संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो लिख करके। और एक चीज़ और भाई, आपको जब अपनी तैयारी करनी है तो ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेते हुए करनी है, क्योंकि मैंने देखा है कि मार्केट में नई नई बुकें आ चुकी है और उनके अंदर बहुत अधिक मिस्टेक है। किसी बुक में कुछ सन का कुछ दिया हुआ है, किसी में रचना का सन कुछ दिया गया है, किसी में मतलब
एक तरह से हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती कि इस बुक में ये तथ्य बताया है तो इसमें इसका आंसर ये दिया गया है। तो हमें और किसी भी तरह का आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसी तरह हम अपनी तैयारी करते रहेंगे, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।